हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे। मेजरिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम यदि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजर करने के मेथड को देखें, उससे पहले हम देखते हैं कि प्राइस एंड क्वांटिटी में हमने पढ़ा था कि प्राइस यदि इंक्रीज होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, which means that price and quantity demand have a negative relationship। और हमने वहाँ पे क्वेश्चन भी किया था कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा। इट मीन्स कि प्राइस यदि इंक्रीज हो जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होगा। इट मीन्स कि जो प्राइस बढ़ती है तो जो क्वांटिटी डिमांड है, डिमांड कितना चेंज होगा, कितना चेंज। और यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिमांड है वो कितना चेंज होगा। ये हमने पढ़ा था किसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने ये कितना चेंज पढ़ा था। अब उसके मेथड कौन कौन से हैं जो मेजर करते हैं कि कितना परसेंट का चेंजेस होगा यदि उसके प्राइस में चेंज होता है। प्राइस यदि बढ़ती है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके क्वांटिटी डिमांड में कितना प्रतिशत का चेंज होगा। उसको मेजर करने के लिए मेथड्स हैं, 4 मेथड है। फर्स्ट है उसमें परसेंटेज मेथड है, पॉइंट मेथड है, आर्क मेथड है एंड एक्सपेंडिचर मेथड है। अब हम यदि परसेंटेज मेथड की बात करें तो परसेंटेज मेथड वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये शो करता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट मीन्स कि यदि किसी कमोडिटी की परसेंटेज प्राइस में परसेंटेज चेंज होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके क्वांटिटी डिमांड में कितना प्रतिशत का चेंज होगा। अब हम उसे मैथमेटिकली देखें तो चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। जो यहाँ पे माइनस साइन है ये शो करता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी में निगेटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी। अब ये तो परसेंटेज मेथड का फार्मूला हुआ जिसके थ्रू हम यदि ये चेंज होगा तो कितना प्रतिशत का चेंज होगा, जो परसेंटेज चेंज होगा इस फार्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। अब कोई भी कमोडिटी है वो इलास्टिसिटी उसकी यूनिटरी इलास्टिसिटी हो सकता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक हो सकता है, रिलेटिव इलास्टिक हो सकता है, और दूसरा इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है कोई भी कमोडिटी। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई कमोडिटी है, उसकी प्राइस जो है 5 रुपीज से घट के 3 रुपीज हो जाती है। उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांड है उसकी 10 केजी से बढ़ के 30 केजी हो जाती है। ठीक है, अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड में क्या देखा था, हमने देखा था माइनस चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू हमने देखा था यहाँ पे। अब हम एक चीज और देखते हैं, जो ये चेंज इन क्यू है उसे हम कैसे निकालते हैं, Q2 माइनस Q1। बहुत लोगों को ये चीज नई होगी, जो नए देख रहे होंगे व्यूअर उनके लिए है, जो जानते हैं अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब चेंज इन P जो हम निकालते हैं वो P2 माइनस P1। अब यहाँ पे यही चीज हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 30 माइनस 10 3 माइनस 5 इंटू 5 बाई 10 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, माइनस 20 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इंटू 5 बाई 10। ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, 18
2, 2 से 2, यहाँ पे क्या बचेगा 5। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो शो करती है कि जो कमोडिटी है वो ग्रेटर देन यूनिटरी है। इट मीन्स कि वो रिलेटिवली इलास्टिक है। ऐसे ही अदर कोई भी कमोडिटी रहेगी उसका हम लोग परसेंटेज मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है कि कितना प्रतिशत का चेंज होगा उस परसेंटेज मेथड के थ्रू हम निकाल सकते हैं इजीली, ये बस ओनली फार्मूला को यूज करके। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पॉइंट मेथड से निकालना देखते हैं। पॉइंट मेथड को ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करता है कि एक डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट पे उसकी जो इलास्टिसिटी है एक डिमांड कर्व की वो कितनी चेंज होती है। और इसका जो फार्मूला है वो है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब सपोज ये डिमांड कर्व है, अब हम इस डिमांड कर्व की यदि मिड पॉइंट को सी ले ले तो हम ये देखते हैं कि पॉइंट सी पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी है। यदि हम इस फॉर्मूले को पुट करें यहाँ पे तो क्या होगा, इस डिमांड कर्व को हम लोग 2 बराबर भाग में बांट लिया है। पॉइंट सी पे जो मिड पॉइंट है यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यदि मेजर करते हैं तो ये क्या होगा, जो लोअर सेगमेंट है सी होगा, सी। जो अपर सेगमेंट क्या होगा ए सी। अब एक चीज और, जब सी और ए सी दोनों बराबर हैं तो क्या हम यहाँ पे सी की जगह पे ए सी लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय ए सी। इसका मतलब ये है कि ए सी से ए सी कट जाएगा और यहाँ पे जो क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब जो पॉइंट सी पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 है, या जो सी है वो यूनिटरी इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक। अब ऐसे ही यदि हम पॉइंट बी की बात करें, पॉइंट बी पे यदि हम इलास्टिसिटी निकालें तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर सेगमेंट बीई डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट कितना है ए बी है अपर सेगमेंट और बीई है लोअर सेगमेंट। अब एक चीज आपने पहले जब छोटे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी जो रेशियो होता है उसका हर जो है यदि छोटा होता है तो उस ओवरऑल उस रेशियो का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा छोटे पे, 6 या 7 क्लास में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक। और ऐसे ही यदि हम पॉइंट डी पे यहाँ पे यदि हम इलास्टिसिटी देखें तो लोअर सेगमेंट क्या है डी ई है और अपर सेगमेंट क्या है ए डी है। इसका मतलब ये है कि इस रेशियो का जो हर है ए डी हर जो है वो ज्यादा है, हर ज्यादा है तो ये ओवरऑल रेशियो जो है वो क्या होगा, वो लेस देन 1 होगा। इसका मतलब क्या है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहाँ पे वो लेस देन 1 है, या हम यूं कह ले कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या फिर इस पॉइंट पे जो डिमांड कर रहे वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है। अब ऐसे ही यदि हम पॉइंट ए पे बात करें, पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी हम निकालें तो पॉइंट ए पे क्या होगा, लोअर सेगमेंट कितना होगा ए ई होगा और जो अपर सेगमेंट होगा वो कितना होगा 0 होगा। अब किसी भी रेशियो में यदि 0 से डिवीजन देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, या यूं कह ले हम कि जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है। अब ऐसे ही यदि पॉइंट ई पे हम बात करें, पॉइंट ई पे जो हमारी लोअर सेगमेंट होगी वो कितनी होगी 0 होगी और अपर सेगमेंट कितनी होगी ए ई होगी और जो
वैल्यू आएगी इसकी कितनी आएगी, 0 आएगी, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे होगा 0, और जो यहाँ पे जो डिमांड का जो पॉइंट ई पे जो इलास्टिसिटी होगी वो परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। अब हम ऐसे ही आर्क मेथड के थ्रू यदि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना देखें तो आर्क मेथड ये शो करता है, अभी हमने पॉइंट मेथड पे एक एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया था कि पॉइंट ए डिमांड कर्व के पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी कितनी होगी, पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी कितनी होगी, लेकिन जो आर्क इलास्टिसिटी के थ्रू हम मेजर करते हैं तो इन पॉइंट के बीच में कोई डिमांड कर्व, जो दो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच कोई डिमांड कर्व कितना इलास्टिक है, ये मेजर करते हैं हम आर्क मेथड के थ्रू। अब इसका जो फॉर्मूला है वो दिखाता है कि EP इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड ओवरऑल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस। अब हम इसे सिंप्लीफाई वे में मैथमेटिकली देखें, EP इज इक्वल टू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2, जहाँ पे डेल Q जो है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, डेल P चेंज इन प्राइस है, P1 इनिशियल प्राइस, P2 फाइनल प्राइस, Q1 इनिशियल क्वांटिटी डिमांड और Q2 फाइनल क्वांटिटी डिमांड। आइए हम अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पॉइंट A एंड पॉइंट B की जो मिड पॉइंट थी पॉइंट C, उस पे यदि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें, इलास्टिसिटी हमने फार्मूले में वहां पे क्या पढ़ा था, आर्क मेथड में चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। अब हम यहाँ पे यदि फॉर एग्जांपल ले लें, ये हमारा P1 है, ये P2 है, ये Q1 है और ये Q2 है। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करें तो क्या होगा, 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8 इंटू 6 प्लस 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12। अब हम इसे सॉल्व करें तो 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 22। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये आएगा ओवरऑल माइनस 7 डिवाइडेड बाय 11। ये क्या शो कर रहा है, ये लेस देन 1 है। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट C पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, या हम यूं कह ले कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर को हम टोटल आउटले मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं, जिसे अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ये शो करता है कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है। इट मींस कि प्राइस के चेंज होने से उसके करस्पॉन्डिंग उसके टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होता है। ये मेजर करता है कि प्राइस के चेंज होने से पहले और उसके बाद में उसके टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंजेस हुआ है। अब इसको समझने के लिए हम लोग 3 सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन A, सिचुएशन B एंड सिचुएशन C। अब हम 1 बाय 1 को एक्सप्लेन करते हैं। यदि सिचुएशन 1 की बात करें तो किसी कमोडिटी की यदि प्राइस 10 रुपीज है तो वो कंज्यूमर 100 यूनिट परचेज कर रहे हैं। यदि प्राइस 10 रुपीज से 5 रुपीज हो जा रही है तो वो 200 यूनिट परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दे रहा है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग उसके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं हो रही है। पहले भी वो 1000 रुपए खर्च करता था उसे परचेज करने के लिए कमोडिटीज को, और यदि प्राइस चेंज हो रही है तो भी वो क्वांटिटी तो बढ़ा रहा है बट उसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ऐसे कमोडिटी को यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे, और ये जो सेम इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहेगा। ठीक है। अब यदि सिचुएशन बी की बात करें तो जो प्राइस है वो 10 रुपए से 8 रुपए हो जाती है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांड है
पहले जो 100 यूनिट वो परचेज कर रहा था वो अब 150 यूनिट परचेज करेगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो उसके टोटल एक्सपेंडिचर हैं, पहले तो 1,000 थे टोटल एक्सपेंडिचर, अब बढ़ के 1200 रुपये हो गए हैं। इसका मतलब ये शो करता है कि उसके टोटल प्राइस के घटने से उसके टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गई हैं। प्राइस यहाँ पे घटा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये कमोडिटी है वो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है। ऐसे ही यदि सिचुएशन सी की बात करें तो प्राइस 10 रुपये से 6 रुपये हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांड जो है उसकी पहले 100 यूनिट परचेज करता था, अब 150 यूनिट परचेज कर रहा है। जो टोटल एक्सपेंडिचर है, पहले 1000 रुपीज वो एक्सपेंडिचर करता था इस कमोडिटी को परचेज करने के लिए, अब वो 900 रुपये ही परचेज खर्च कर रहा है। उसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 900 रुपये है। इसका मतलब ये है कि प्राइस के घटने से उसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी घट गई है, टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गई है। इसका मतलब ये है कि ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है। इसका अब हम ऐसे व्यवहारिक रूप से ये समझें तो प्राइस यदि यहाँ पे यदि सिचुएशन बी की बात करें तो प्राइस यदि घट रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ा रहा है, क्वांटिटी डिमांड वो बढ़ा रहे। इसका मतलब ये है कि प्राइस यदि घट रही है तो वो इस कमोडिटी को ज्यादा परचेज करना चाह रहा है। और यहाँ पे सिचुएशन सी की बात करें तो यदि प्राइस घट रही है तो इस कमोडिटी को वो कम परचेज करना चाह रहा है। इसकी वजह से इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप में और इसमें जो है वो इन सिचुएशन बी में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब वो सिचुएशन सी की बात करें, इस पे वो कम खर्च करेगा। वो अब जो पहले 1000 खर्च कर रहा था उससे अब कम खर्च 900 रुपये ही खर्च कर रहा है सिचुएशन सी में। इसका मतलब है कि लेस देन ये यूनिटरी इलास्टिक है। ऐसे ही हम किसी भी कमोडिटी को एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू मेजर कर सकते हैं कि वो कमोडिटी इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। यदि और सिंप्लीफाई वे में देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे सिचुएशन ए ले लें और ये हमारा सिचुएशन बी है और ये हमारा सिचुएशन सी है, इसे हम समझते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि यदि प्राइस यदि घट रही है या फिर यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है रिमेन कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। यदि प्राइस जो है वो घट रही है, इसके करस्पॉन्डिंग जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। ऐसे ही यदि प्राइस यहाँ पे बढ़ रही है और इसके करस्पॉन्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर है वो घट रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो कमोडिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी या हम यूं कह ले कि वो रिलेटिवली इलास्टिक होगी। ऐसे ही यदि सिचुएशन सी की बात करें तो प्राइस के घटने से इसके करस्पॉन्डिंग जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी घट जाएगा और प्राइस के बढ़ने से इसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है और ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है और या हम यूं कहें कि ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है। ऐसे ही यदि हम इस ग्राफ पे देखें तो यहाँ ये टोटल एक्सपेंडिचर का कर्व है। यहाँ पे जो P1 से ये P2 हो रहा है तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो 1 है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे लेस देन 1 है। ठीक, आई होप कि आपको जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो समझ आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या रिलेशनशिप है। जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो शो करता है चेंज इन P डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, डेल Q डिवाइडेड बाय डेल P। अब हम यहाँ पे कुछ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रू स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है जिसका ओरिजिन पॉइंट सेम है। यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना देखते हैं पॉइंट T पे एंड पॉइंट V पे। अब हम इसे निकालेंगे कैसे,
अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था पॉइंट मेथड के थ्रू यहाँ पे यदि हम निकालें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पॉइंट मेथड में हमने क्या पढ़ा था, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब हम यदि पॉइंट V पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, पॉइंट V पे, तो हम क्या देखेंगे, पॉइंट V पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या होगी, VS लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट VN। अब हम इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट V पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे VS की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, OP, बिकॉज ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है, और यहाँ पे VN की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PN लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि हम पॉइंट T की बात करें, T पे इलास्टिसिटी देखें पॉइंट मेथड के थ्रू, हम क्या लिखेंगे, लोअर सेगमेंट TM डिवाइडेड बाय TN, ठीक है। अब हम इसे भी लिख सकते हैं, TM को OP, और जो TN है उसे हम लोग PN लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी ट्रायंगल ONM है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट V पे है, पॉइंट V पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है OP एंड PN, वही सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पॉइंट T पे भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पॉइंट T एंड पॉइंट V पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सेम है। यहाँ पे हम देखते हैं, इफ टू लीनियर डिमांड कर्व originated from the vertical axis at the same point such as N, they have exactly equal elasticity of every single price। हर एक प्राइस पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी इस पे वो सेम होगी। अब हम यदि दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा ये क्वेश्चन दिखा रहा है, टू स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट विच नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। इट मीन्स कि जो ये डिमांड कर्व है ना तो पैरेलल है और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रीवियस हमारा जो अभी हमने क्वेश्चन देखा उसमें था कि ओरिजिन पॉइंट डिमांड कर्व की सेम ही थी, दोनों डिमांड कर्व की। यहाँ पे ओरिजिन सेम नहीं है, ना ही एक दूसरे को पैरेलल है, ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं, सेम वही हम पॉइंट मेथड के थ्रू यहाँ पे निकालेंगे, पॉइंट मेथड में। अब आप भी बताइए, इसमें क्या था हमारा पॉइंट मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला ये था, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। बार बार आप फार्मूला लिखेंगे तो आपको फार्मूला जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम यदि पॉइंट मेथड के थ्रू निकालते हैं पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम क्या निकालेंगे, BS लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय BR, ठीक है, BS डिवाइडेड बाय BR। अब इसे हम जो निकाले हैं, इसका जो ट्रायंगल हमने लिया है यहाँ पे, उसे लिया है यहाँ पे ORS, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम इसे लिख क्या सकते हैं, BS की जगह पे OP, ठीक है। अब BR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PR। ऐसे ही यदि हम पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना देखें तो क्या होगा, AM डिवाइडेड बाय AN, और इसका जो ट्रायंगल है वो क्या है, ONM। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, AM को OP डिवाइडेड बाय PN, ठीक है, PN। अब हम यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा देखना होगा कि जो PR है, ठीक है, OP तो ऊपर वाला जो अंश है वो सेम है, हर हमारा चेंज है दोनों की जब हम रेशियो निकाल रहे हैं पॉइंट मेथड के थ्रू इन दोनों का, तो
तो पी आर जो है वो ज्यादा है और पी एन जो है वो कम है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि रेशियो में जिसका भी जो हर होता है वो ज्यादा होता है, तो उसका जो वैल्यू होती है ओवरऑल रेशियो की वो कम होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पॉइंट बी इज लेस देन 1। ठीक है, पॉइंट बी पे जो इलास्टिसिटी है वो कम है। ऐसे ही पॉइंट ए की बात करें तो पी एन है, इसका मतलब यहाँ पे ये कम है, इसका मतलब ओवरऑल इसका जो रेशियो है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब पॉइंट ए पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट ए पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, पॉइंट बी पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है। ऐसे आप पॉइंट मेथड के थ्रू कोई भी यदि एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन तो आप निकाल लोगे। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, वहां पे पैरेलल नहीं था ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे पैरेलल डिमांड कर्व है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। ऐसे ही अब हम इसे भी पॉइंट मेथड के थ्रू ही में निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ले पॉइंट मेथड के थ्रू, तो क्या था, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, अब पॉइंट टी पे हम इसकी इलास्टिसिटी निकाले तो क्या होगा, टी एस लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट क्या होगा, टी आर होगा। ठीक, और यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल लिया है यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो हमने ट्रायंगल लिया है यहाँ पे वो है ओ एस ओ आर एस। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं टी एस की जगह पे क्या, ओ पी डिवाइडेड बाई पी आर। अब हम पॉइंट एल पे इलास्टिसिटी निकाल, यहाँ पे क्या होगा, लोअर सेगमेंट एल एम डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट एल एन, और इसका जो ट्रायंगल है वो ओ एन एम है, और इसे हम लिख सकते हैं एल एम को ओ पी डिवाइडेड बाई पी एन। ठीक है, यहाँ पे भी जो पी आर है ज्यादा है पी एन के कंपैरिजन में, तो पी आर जो ज्यादा है वो क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा, और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी पॉइंट टी पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो लेस देन 1 होगी, और जो पॉइंट एल पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अब इसे आप यहाँ पे दे सकते हो, नियरर टू द ओरिजिन हैज ए ग्रेटर इलास्टिसिटी देन द फार्दर टू द ओरिजिन, मतलब जो ओरिजिन के पास है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है और जो ओरिजिन से दूर है उसकी इलास्टिसिटी कम है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रू पॉइंट ऑन ए कर्व डिमांड कर्व, इस कर्व डिमांड कर्व पे जो इलास्टिसिटी पॉइंट ए पे क्या है, पॉइंट बी पे क्या है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब पॉइंट मेथड में हमने देखा था, इसका पॉइंट मेथड में क्या लिया था हमने, फॉर्मूला लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे पॉइंट बी पे यदि हम इलास्टिसिटी देखें, पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी, तो पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी क्या है, हमारी लोअर सेगमेंट कितनी है, एम बी है, अपर सेगमेंट कितनी है हमारी, बी एन है। ऐसे ही यदि हम पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी देखें तो पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी कितनी है हमारी, एस ए है डिवाइडेड बाय ए आर है। अब यहाँ से आप क्लियरली देख रहे होंगे कि
जो पॉइंट एस ए एंड ए आर है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और जो पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब ये है कि इस डिमांड कर्व पे पॉइंट ए है जो वो रिलेटिवली इलास्टिक है, और पॉइंट बी जो है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है डिमांड कर्व। हम डिमांड कर्व को कभी भी स्लोप से कभी भी इसकी इलास्टिसिटी नहीं निकाल सकते। स्लोप तो हमारा दिखेगा कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा है स्लोप के अकॉर्डिंग, लेकिन जब हम यदि फार्मूले का यूज करके यदि इलास्टिसिटी निकालते हैं तो वो अलग आएगी। आई होप कि आपको इलास्टिसिटी के चारों मेथड और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वो क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप अपने को लर्नर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।